हेलो एवरीवन। सो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे एंड इसी के साथ ये जो सेक्टर है पीईबी का, ये भी हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। आगे चल के और भी जो कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री से, उनके भी जब नंबर्स आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उनको भी हम ट्रैक करेंगे। सो ईपैक प्रीफैब, इसकी लिस्टिंग अभी कुछ टाइम पहले हुई है एंड इनका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, बिजनेस मॉडल से लेकर के प्रोमोटर, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्लाइंट कौन है, अभी कैसा परफॉर्मेंस है, आगे का आउटलुक, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ईपैक प्रीफैब ये सेम ईपैक ग्रुप की कंपनी है, ईपैक ड्यूरेबल। उसको रन करते हैं अजय सिंघानिया जी एंड इस कंपनी को आई थिंक उनके ब्रदर हैं संजय सिंघानिया, जो ईपैक प्रीफैब को रन कर रहे हैं। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 99-2000 के अराउंड और स्टार्टिंग में इनका बिजनेस था पैकेजिंग का। पैकेजिंग जैसे आप वो कंज्यूमर ड्यूरेबल के प्रोडक्ट्स देखते हो ना, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, उसकी जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो वो थर्मोकोल, फोम वगैरह उसमें होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती थी। ये बिजनेस अभी भी है इनका, लेकिन सिर्फ 15-16% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। मेन जो अभी बिजनेस है 85% वो इनका पीबी वाले सेगमेंट से आता है। अब कंपनी ने, मैनेजमेंट का कहना है कि स्टार्ट तो हमने पैकेजिंग से किया था, लेकिन 2007-2008 के अराउंड हमने ये जो प्रोडक्ट है इसका दूसरे सेक्टर में भी यूज केस देखा, जैसे कोल्ड स्टोरेज रूम हो गया, टेलीकॉम सेक्टर उस टाइम पे ग्रो कर रहा था, उसमें हमने इसका यूज केस देखा। तो इन्होंने एक तरीके से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स के अंदर। सैंडविच इंसुलेटेड पैनल क्या होता है, जैसे आप ये देखोगे, आपका आउटर लेयर होता है शीट मेटल का, एल्यूमिनियम, स्टील, और ये आपका ना बीच का कोर लेयर होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोम यूज होते हैं। तो एक तो आपका ये कोल्ड स्टोरेज रूम में यूज होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा होता है जिसमें फायर रेजिस्टेंट होता है, तो जैसे बॉयलर रूम्स हो गए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हो गए, वहां भी उसका यूज होता है। तो कंपनी ने इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करे, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक हमने उसके अंदर एंटर करा, क्लाइंट बोर्डिंग स्टार्ट की, तब तक मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव हो चुका था। तो इन्होंने दूसरे एरियाज एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए वहां पे। एंड पीईबी में सबसे पहले इन्होंने मॉड्यूलर सॉल्यूशंस के अंदर एंटर किया। मॉड्यूलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हो ना, वर्कर्स के रहने के लिए जो टेम्पररी होम टाइप बनाया जाता है, या फिर साइट पे वो जो एक तरीके का रिमोट ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो जो बनाया जाता है, उस वाले सेगमेंट के अंदर इन्होंने एंटर किया। इनका कहना है कि जब हमने उस सेगमेंट में एंटर किया तो वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड सेगमेंट था एंड हमने एक अपना नीश क्रिएट किया, अपना एक मार्केट बिल्ड किया, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हमने वहां से ऑनबोर्ड करे एंड वहां से आज जाके इनका ये पूरा पीईबी का बिजनेस बना है। अब पीईबी बिजनेस को समझते हैं कि पीईबी क्या होता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो आप बहुत सिंपल एग्जांपल से अगर हम इसको समझे तो अज्यूम करो कि मेरी एक फैक्ट्री है एंड मुझे एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना है, मुझे एक नया वेयर हाउस बिल्ड करना है, या फिर तो एक तो मेरे पास में ट्रेडिशनल तरीका है कि मैं वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा, 1-2 साल पूरा उसमें टाइम लगेगा। फिर हर एक चीज का वेंडर भी अलग है, स्टील का वेंडर अलग है, सीमेंट का वेंडर अलग है, लेबर इश्यूज उसमें अलग होते हैं। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। दूसरा है आपका पीईबी। पीईबी में क्या होगा, मुझे वो जो भी फैक्ट्री बनवानी है या वेयर हाउस बनवाना है, वो सारा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइनिंग है, इंजीनियरिंग है, ये सारी जो कंपनीज हैं, जैसे ईपैक प्रीफैब हो गया, इंटरआर्क बिल्डिंग हो गई, पेन्नार इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी कंपनीज अपने फैक्ट्री में करेगी। मतलब इनके फैक्ट्री में किसी दूसरी, इनके क्लाइंट के फैक्ट्री का या वेयर हाउस का डिजाइनिंग से लेके इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ वहीं पे होता है। साइट पे जाके ये कंपनीज क्या करती है, सिर्फ उसकी असेंबली करती है, इंस्टॉलेशन करती है एक तरीके से। तो ये है आपका पीईबी। मतलब आप इसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो, जैसे आज से 20-25 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये जो कपड़े वगैरह जो होते हैं, ये हम कैसे पहले परचेज करते थे कि मार्केट से कपड़ा खरीदा, टेलर को हमने पूरा वो डिजाइन दिया, फिर अपने साइज फिटिंग के अकॉर्डिंग उसको बनवाते थे। अब क्या हो चुका है, पूरा रेडीमेड। मतलब अब किसी भी स्टोर में चले जाओ, आपको हर एक साइज का, हर एक कलर डिजाइन का मिल जाता है। तो ये पीईबी भी वैसा ही है। मतलब फैक्ट्री बनानी है, वेयर हाउस बनाना है, एक ट्रेडिशनल मेथड है कंस्ट्रक्शन वाला। पीईबी में आपको एक रेडीमेड वो बना बनाया मिलेगा, आपके साइड पे आके वो बस इंस्टॉलेशन का काम कर देंगे, असेंबली का काम कर देंगे, नट बोल्टिंग वगैरह लगा करके। फर्नीचर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। पहले फर्नीचर का काम अगर करवाना होता था तो आपके कितने दिन, कितने वीक्स उसमें लगते थे। आजकल क्या होता है, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फर्नीचर बनवाना है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम होता है। तो यही है आपका पूरा पीईबी वाला बिजनेस। देन पॉइंट आता है कि जो ये कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये इसके तरफ क्यों शिफ्ट कर रही हैं, पीईबी पे क्यों शिफ्ट कर रही हैं, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके। तो वैसे तो बहुत सारे इसके वैल्यू एडिशन है। एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि मुझे अलग अलग वेंडर से डील करना पड़ता है, बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है। लेकिन उसके अलावा भी एक तो आपका कॉस्ट का एडवांटेज आता है। मतलब पीईबी में ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में 15 से 20% का कॉस्ट आपको कम पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो है टाइम का। आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि एक बिजनेस को क्या चाहिए कि जो वो नई फैक्ट्री बना रहा है वो जितनी जल्दी बन जाए, उतना जल्दी उसका उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उतने जल्दी उसके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाएंगे, वो सेल होंगे, वहां से रेवेन्यू आएगा और फिर 3-4-5 साल में उसका पूरा पे बैक पीरियड आएगा। तो अगर उसकी फैक्ट्री जितनी जल्दी बनेगी, उसका ये पे बैक पीरियड उतना फास्ट हो जाएगा। तो टाइम वाइज ना, ये जो पीईबी है ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में 50% टाइम कम कर देता है। यानी अगर एक फैक्ट्री को बनाने में मुझे ट्रेडिशनल मेथड से 1 साल लगेगा, इसमें मुझे 6 मंथ्स के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बिजनेस का पे बैक पीरियड इंप्रूव हो गया ना, रिटर्न रेशियोज उसके इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसलिए ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, स्पेशली जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, जैसे डेटा सेंटर हो गया, सोलर, रिन्यूएबल, ईवी हो गया, ये सारे प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे कि पीईबी के थ्रू अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड किया जाए। तो ये है
इसका सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव तो है। फिर इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री का साइज देखें कि इंडस्ट्री आज के टाइम पे कितनी बड़ी है, तो अभी इतनी बड़ी नहीं है, 20-22 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन लास्ट 4-5 ईयर्स की ग्रोथ अच्छी रही है, 9-10% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है कि ये पूरी इंडस्ट्री 12 to 14% से ग्रो करेगी। 10 to 15% का ब्रॉडर रेंज ले सकते हो, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो 10% बोलती हैं, कुछ रिपोर्ट्स 14% बोलती है, बट ओवरऑल अगले 5 साल में इंडस्ट्री 35 से 40,000 करोड़ की हो जाएगी। तो अभी ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ईपैक प्रीफैब हुआ, इंटरआर्क बिल्डिंग हुआ, और जो 2-4-5 प्लेयर्स हैं, अनलिस्टेड में भी एक बड़ा प्लेयर है, तो उनका मार्केट शेयर अभी 5-6-7% ही है पूरे इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स में काउंट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडस्ट्री 12-13% से ग्रो करेगी, तो ये जो इफेक्टिव प्लेयर्स हैं ये इंडस्ट्री के 2x-3x रेट से बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए इतना ज्यादा फोकस है और रडार पे रखने वाला पूरा ये सेक्टर बनता है हमारे लिए। देन एक और पॉइंट आता है इसमें कि जब इंडस्ट्री में इतनी अच्छी ग्रोथ है, टेलविंड्स इतने स्ट्रांग है, तो आपका कंपटीशन का भी रिस्क होता है, बिकॉज जहां पे डिमांड है वहां सप्लाई अपने आप आती है ना, हमने हर एक इंडस्ट्री के अंदर देखा है, और वो रिस्क यहां पे भी है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, यहां पे भी है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में ना इतना ईजी नहीं है कि आपके पास में कैपिटल है और आपने कल को आके मतलब एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया पीईबी का, बिकॉज कैपिटल के अलावा आपको बहुत सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ती है इस बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए। क्योंकि आप समझो कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या कर रही हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को केटर कर रही हैं। जैसे ईपैक प्रीफैब को देखो या इंटरआर्क बिल्डिंग को देखो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज पे फोकस करेंगी या बैंकिंग पे फोकस करेगी। ये कंपनीज क्या कर रही हैं, डेटा सेंटर से लेकर के आपका एफएमसीजी हो, ऑटो हो, ईवी हो, सोलर हो, रिन्यूएबल हो, हर एक अलग अलग सेक्टर को केटर कर रही है, और हर क्लाइंट का अलग डिमांड होता है। तो इतना लार्ज स्केल पे आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है इसके अंदर। एंड ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें 19-20 तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे आप वो साइट के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने फैक्ट्री के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो एक एक पार्ट, एक एक कंपोनेंट जो आप इसमें डिजाइन कर रहे हो, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। बिकॉज यहां पे एरर का स्कोप नहीं है कि वहां पे जाके आपका एरर हुआ और फिर आप उसको दोबारा से रेक्टिफाई करोगे, वरना क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, और प्रोजेक्ट डिले होगा तो मतलब क्लाइंट का एक तरीके से लॉस होगा, तो आपको रिपीट बिजनेस मिलने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इस बिजनेस के अंदर। इनफैक्ट ये जो एग्जिस्टिंग कंपनीज भी है, इनके लिए भी ये रिस्क है कि कल को अगर ये फास्ट रेट से ग्रो करने को देखते हैं, ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो करने को देखते हैं, और इनके पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका बिजनेस पे बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। इसीलिए वो रिस्क बिल्कुल है कि नए प्लेयर्स इसमें एंटर कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन इतना ईजी नहीं है कि एकदम से आए और आपने डिसरप्ट करने का ट्राई किया इस इंडस्ट्री को। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, और ईपैक प्रीफैब का भी मॉडल हमने डिस्कस कर लिया है। अभी देखते हैं इनका पीपीटी गो थ्रू करते हैं और जो चीजें उसको समझते हैं। तो ये इन्होंने ग्रोथ ड्राइवर्स बताए हैं इंडस्ट्री के। एक तो हमारा हाउसिंग की डिमांड काफी ज्यादा है, इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे टेक्नोलॉजीज नई नई इनोवेट होती जा रही है, तो ये सारी चीजें हेल्प कर रही है कंपनीज को ग्रो करने में। देन सोलर में कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है, प्लस लेबर कॉस्ट जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये पीईबी और ट्रेडिशनल को आप कंपेयर करोगे ना, तो पीईबी में 25% आपकी लेबर कॉस्ट कम होती है, तो ये भी एक आपको एडवांटेज देता है। देन एक और पॉइंट क्या है इसमें, जो दिल्ली एनसीआर से वो उसमें रिलेट कर सकते हैं। ये जो मंथ होता है ना दिल्ली एनसीआर में, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है, इसमें पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उस पर बैन लग जाता है। अब ये जो पीईबी है ये आप अपने फैक्ट्री में कर रहे हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर रहे हो, तो उसमें पॉल्यूशन बहुत मिनिमल होता है और इसमें ऐसा बैन वगैरह नहीं लगता है। तो एक तरीके से रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे ना, तो उसमें भी एडवांटेज है इन सारी कंपनीज को कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एक्सपैंड करने को देख रहे हो, तो आप रादर देन ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करो, पीईबी के थ्रू जा सकते हो। तो ये उसमें भी एक वैल्यू एडिशन करता है। फिर उसके बाद में पीएमएवाई, वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गवर्नमेंट की, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, वहां से हाउसिंग में अच्छी ग्रोथ आ रही है। देन सेक्टर वाइज आप देखोगे तो जितने भी सनराइज सेक्टर्स हैं, चाहे लॉजिस्टिक है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, डेटा सेंटर है, एनर्जी, हेल्थ केयर, सब में काफी अच्छी डिमांड है इसकी। फिर जैसे हमने ये डिस्कस किया इंडस्ट्री का ग्रोथ, लास्ट 4-5 ईयर्स में 8-9% की ग्रोथ है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 9-10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि क्यों मेरा पर्सनली इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बना है, कि यहाँ पे ना वही सेम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वाला शिफ्ट चल रहा है, और ये शिफ्ट हमने देखा कि रिटेल ज्वेलरी में बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ, अभी भी हो रहा है, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ वहां पे। वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में सेम वही चीज, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ है, और वो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। आज 42-45% मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज प्लेयर का, एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये 50% क्रॉस कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री माइट भी 9-10-11% से ग्रो करे, बट जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ इससे भी फास्ट रहेगी। ऑलरेडी लास्ट 4-5 ईयर्स का आप डेटा देखोगे ना, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ 8-9% रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने 11-12% से ग्रो किया, इसीलिए मार्केट शेयर गेन किया ना उन्होंने, 35-40% से अब वो 42-47% के रेंज में है। तो ये खेल को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है कि जो इफेक्टिव प्लेयर है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनका ग्रोथ और बेटर हो
सकता है अगर हम पूरे इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो। देन अभी इसका यूज केस कहां पे होता है, तो इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा यूज केस है 13 to 15% एंड नेक्स्ट 5 इयर्स में भी यहां पे 19 से 21% हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज केस काफी ज्यादा है 6 to 8%, अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में ये 9 to 11% हो जाएगा। प्लस एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मार्केट आप देखोगे ना तो उसमें पीईबी का मार्केट शेयर अभी सिर्फ 3 से 5% है, इसीलिए मार्केट साइज सिर्फ 22,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स में ये भी 5 to 7% होगा। तो मतलब टेलविंड्स की अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में। देन ईपैक की अगर हम बात करें तो इनका ग्रोथ बहुत फास्ट रहा है लास्ट 3-4-5 इयर्स के अंदर। इंडस्ट्री ग्रो करी है 8-9% से, ईपैक का ग्रोथ रहा है 46%, मतलब इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 6 टाइम इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। और ईपैक जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब डिजाइनिंग इंजीनियरिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनके साइट पे जाके उसको इंस्टॉल करना, असेंबल करना, टेक्निकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन अपने क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो अपने क्लाइंट को ये देते हैं। स्टील बिल्डिंग हो गया, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो गए, या आपका ये मॉड्यूल सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे थे, सो ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। देन जो इनका पैकेजिंग का बिजनेस है उसमें इनका 8% का मार्केट शेयर है और अभी इसका ग्रोथ काफी लो है। मैनेजमेंट खुद भी बोल रहा है कि ये हमारे लिए मतलब इतना फोकस एरिया नहीं है, मेन हमारा पीबी ग्रोइंग बिजनेस है और मेन फोकस भी हमारा उसी पे है। ईपैक का अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो एक तो ये इनका क्लाइंट बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है। मैनेजमेंट का बोलना है कि जो टॉप 500 कंपनीज है ना उसमें से 100 से 110 कंपनीज हमारी क्लाइंट है। एंड एक इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सो आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करी थी 1.5 लाख स्क्वायर फीट की 150 आवर्स के अंदर, मतलब लेस देन 6.5 डेज के अंदर ये पूरा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके लिए। इनफैक्ट आई मीन इनकी मैनेजमेंट का आप इंटरव्यू देखो या डीआरएसपी पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो या पीपीटी देखो, हर एक जगह पे ना मैनेजमेंट इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो स्पीड और एग्जीक्यूशन है वो एक तरीके से हमारा मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। आई मीन इनके पीयर्स के कंपैरिजन में इनका कहना है हम एक प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो भी कॉन कॉल में भी हम देखेंगे। देन अगर इनका रेवेन्यू मिक्स हम देखें तो साउथ से कुछ टाइम पहले इनको 32% रेवेन्यू आता था, अभी 50% रेवेन्यू कंपनी का साउथ से आता है। क्यों आता है? बिकॉज आप देखो जितनी भी नई कैपेसिटीज आ रही है इंडस्ट्री के अंदर वो मोस्टली आपके साउथ में हो रहा है। तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहीं पे एक्सपेंशन हो रहा है। इस कंपनी का भी जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो वहां से इनको एडवांटेज मिल रहा है। इनफैक्ट इनके जो पीयर्स हैं जैसे इंटराग बिल्डिंग है, पेन्नार इंडस्ट्रीज हैं, उनकी भी जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं वो साउथ के अंदर है। देन रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है ईपैक के। लास्ट 3 साल में आप देखोगे तो आरओई का नंबर, आरओसी का नंबर मोर देन 20%, 24% के आसपास कंपनी ऑपरेट करती है एंड ये पीयर्स के साथ में बिल्कुल मैच करता है। इनफैक्ट मोस्टली अपने पीयर्स को ये आउट परफॉर्म ही करती है अगर हम रिटर्न रेशियोज को बात करें। वर्किंग कैपिटल भी बहुत एफिशिएंट है कंपनी का, लेकिन इसमें एक चीज है, अभी वर्किंग कैपिटल डेज हम आई मीन बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है कंपनी का, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद एक तरीके से गाइडेंस दिया है कि हमारा जो नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल डेज है वो 35 है। अभी इतना अच्छा क्या है, क्यों है? बिकॉज इनके पेबल डेज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और मैनेजमेंट कह रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाके वो नॉर्मलाइज होंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल डेज 35 के आसपास आ जाएगा, बट वो भी इस ग्रोथ के साथ में और इस रिटर्न रेशियोज के साथ में काफी अच्छा है। कैश फ्लो कंपनी का आप देखोगे तो वैसे तो हर एक साल में पॉजिटिव रहा है, लेकिन लास्ट ईयर H1 में नेगेटिव था, तो वाई यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी ग्रोथ वगैरह तो है ही, Q2 में आप देखोगे 62% की ग्रोथ है, पूरे फर्स्ट हाफ में 36% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। इबिटा में आई मीन एक्सपेंशन हुआ है मार्जिन कंपनी के 10.7% 11.5% के मार्जिन हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है तो पैड भी डबल हो गया कंपनी का। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि आप मार्जिन एक्सपेंशन देखो, रिटर्न रेशियो देखो, कैश फ्लो देखो, वर्किंग कैपिटल देखो, हर एक मैट्रिक पे देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की। अब इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है। सो ऑर्डर बुक सबसे पहले अगर हम इनका देखें तो 920 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का जब कॉन कॉल हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली और ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं तो 1000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक हो चुका है। एंड मैनेजमेंट का कहना है हमारा ये जो 900 करोड़ का ऑर्डर बुक है ना, ये हम नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि H1 में आपका रेवेन्यू है 720 से 730 करोड़ और H2 के लिए कंपनी कह रहा है कि लगभग 900 करोड़ का ये ऑर्डर बुक हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो यानी फुल ईयर का रेवेन्यू पोटेंशियल कितना बना 1600 करोड़। लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था कंपनी का 1130 करोड़, तो वाई अगर आप देखोगे ना तो 40% की ग्रोथ बनती है कंपनी की FY26 के अंदर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि Q2 में जो इन्होंने 62% का ग्रोथ दिखाया, इसको मैं बेंचमार्क नहीं मान सकता, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल बन रहा है 35-40% की ग्रोथ का। तो अगर मैं 60-62% को बेंचमार्क मान लूंगा तो और अगले क्वार्टर में जब मैं देखूंगा कि 25-30-35% की ग्रोथ आई है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा, मुझे लगेगा कि बिजनेस ने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि मेरा एस्टिमेशन गलत है। तो मुझे अपना एस्टिमेशन ठीक रखना है, बिजनेस का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 30-35-40% के आसपास।
देन ऑफकोर्स क्योंकि ये H2 में ज्यादा होता है तो H1 में इनका अभी 47% के आसपास रेवेन्यू आया है। जो बड़ा पार्ट है रेवेन्यू का 55 से 60% वो H2 के अंदर आता है। इस इंडस्ट्री का मतलब सीजनैलिटी इसी तरीके से वर्क करता है। देन कैपेक्स में सॉरी आईपीओ में इन्होंने 160 करोड़ टोटल जो रेज किए थे वो कैपेक्स के लिए यूज किया इन्होंने। 160 करोड़ में से जो इनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर वहां पे कंपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है। 58 करोड़ वहां पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब ये जो पीईबी का बिजनेस है ना इसमें 6 to 7 टाइम का एसेट टर्न एक्सपेक्टेड होता है। तो 58 करोड़ अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब 280 से 300 करोड़ का आपका रेवेन्यू पोटेंशियल बनेगा। ये फैसिलिटी आएगी कब? Q4 के अंदर। सो Q3 तो कंपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगी। Q4 में कंपनी के पास में 30 से 32,000 की और फ्रेश कैपेसिटी आ जाएगी। तो Q4 प्लस FY27 में और रेवेन्यू पोटेंशियल इंक्रीज होगा कंपनी का। देन एक और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन इन्होंने किया है राजस्थान के अंदर। सो वहां पे ये जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल वाला इनका सेगमेंट है उसके लिए 100 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है। एंड उस बिजनेस में 2.5 टाइम का एसेट टर्न होता है, यानी 100 करोड़ अगर मैंने कैपेक्स किया है तो 250 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है उसका। वो प्लांट कब आएगा? तो नेक्स्ट ईयर Q2 ऑफ FY27, मतलब मोटा मोटा एक साल का पूरा टाइम लगेगा उस प्लांट को ऑपरेशनलाइज होने में। फिर इनको पूछा गया ये जो ग्रोथ आपकी रही है लास्ट 3-4 ईयर्स की 45-46% की, इंडस्ट्री को आपने 6-7 टाइम आउट परफॉर्म किया है, तो इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज B2B बिजनेस में अगर मुझे एग्रेसिवली ग्रो करना है तो मैं अपने मार्जिन को थोड़ा सा कम रख के भी ग्रो कर सकता हूं। सो क्या वो रीजन है ग्रोथ का या फिर कोई टेक्नोलॉजी कोई इनोवेशन रीजन है? एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट बार बार हाईलाइट करता है अपनी स्पीड अपनी एग्जीक्यूशन को, सेम इन्होंने वही चीज आंसर किया है। और एक और इसमें चीज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ की क्वालिटी इनकी खराब रही है, बिकॉज इस इंडस्ट्री के जो मार्जिन हैं वो 9-10-11% के आसपास रहते हैं। हर एक प्लेयर का मार्जिन आपको उसी रेंज में दिखेगा। और ये जो ईपैक प्रीफैब है इनके भी लास्ट 2-3 ईयर्स के जो मार्जिन है वो यही 10-11% के रेंज में। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ की क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि मतलब कम मार्जिन वाले बिजनेस इन्होंने ले लिए और वहां से हमको ये ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ की क्वालिटी भी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। सो मैनेजमेंट कह रहा है अभी हमारा जो मार्केट शेयर है इस पूरे प्रीफैब इंडस्ट्री में वो सिर्फ 5.5% है, बिकॉज 22,000 करोड़ इंडस्ट्री का साइज है और 1130 करोड़ इनका पिछले साल का रेवेन्यू था, तो 5.5% का मार्केट शेयर बन गया। इनका विजन है कि आने वाले टाइम में ना इसको 8 to 10% तक लेके जाना है अपने मार्केट शेयर को। और वो कैसे पॉसिबल होगा कि इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही है 10 to 12% पे, एंड मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन मतलब एक तरीके से आपको हिंट दे दिया है कि पास्ट में भी हमने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में भी हम कॉन्फिडेंट है इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते रहेंगे। देन इनके रिटर्न रेशियो, जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल वाला बिजनेस है उसमें रिटर्न रेशियो थोड़े से कम है, बिकॉज कई सारे ऐसे सेगमेंट है जहां पे वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बेचती अभी कंपनी, लेकिन ये खुद इन हाउस ऐसे सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, जैसे पूरा स्टोरेज कोल्ड रूम बनाना है वो हो गया, या थीम रूम क्रिएट करना है, ये सारे सॉल्यूशंस कंपनी खुद इन हाउस डेवलप कर रही है। तो इनका कहना है कि इससे आगे आने वाले टाइम में इस बिजनेस के भी रिटर्न रेशियोज हमारे इंप्रूव होंगे। सेम जैसे हमने ऑटो एंसिलरी में डिस्कस किया था, ल्यूमैक्स ऑटो, बेल्डाइज इंडस्ट्री, जो अभी सिर्फ कंपोनेंट बेच रहे हैं लेकिन उनका फोकस है आगे चल के पूरा सिस्टम सप्लायर बनना है, तो वो उनका टारगेट है। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक से इनका मेजर रेवेन्यू आता है 98-99%, 1.5 से 2% रेवेन्यू इनको एक्सपोर्ट से आता है। एक्सपोर्ट में ये बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, और अभी इनका फोकस है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पे, वहां पे अभी टीम ये क्रिएट कर रहे हैं और उस मार्केट में ग्रो करने को देख रहे हैं। एक ये जो यूएस में आपका टैरिफ वगैरह लग रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि वहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज पीईबी का एक्सेप्टेंस इंडिया के कंपैरिजन में वहां के मार्केट में बहुत ज्यादा है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि यूएस में आप एक्सपोर्ट के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो जो सबसे कोर एडवांटेज है ना पीईबी का, वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आपको 6 to 7 वीक का तो पूरा एक्सपोर्ट का टाइम लग जाएगा यूएस के अंदर। तो इसीलिए अगर आपको यूएस में बिजनेस ग्रो करना है तो आपको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना पड़ेगा। एंड इस इंडस्ट्री में आई थिंक एक पेन्नार इंडस्ट्री है और एक और कंपनी आई थिंक एमएनबी इंजीनियरिंग करके कंपनी है जिनका यूएस में प्लांट है, यूएस में फैसिलिटी है। तो ये कंपनी यूएस पे फोकस नहीं कर रही है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पे इनका टारगेट है। देन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्यों जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के पीईबी की तरफ फोकस कर रहे हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। एक और इन्होंने उसमें मतलब एडवांटेज दिया है, तो इनका कहना है कि कॉस्ट तो है 15 से 20% कॉस्ट कम होती है, टर्न अराउंड टाइम आपका फास्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 50%। तीसरा एक और बड़ा रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है ऑलरेडी, मैंने उसको मतलब बिल्ड कर दिया हुआ है, अब मुझे अगर ब्राउनफील्ड कैपेक्स करना है या फिर उसमें कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें मुझे वो करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसमें क्या है आप उसको डिसमेंटल करना बहुत इजी है, कुछ डेज कुछ वीक्स के अंदर उस पूरे कंस्ट्रक्शन को मैं डिसमेंटल कर सकता हूं और फिर से दोबारा से रिक्रिएट कर सकता हूं अपने डिजाइन अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक बड़ा रीजन है कि क्यों क्लाइंट ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के ये पीईबी की तरफ फोकस कर रहे हैं। इबिट्टा मार्जिन पे कैसा गाइडेंस है इनका? सो इनका कहना है 10.5% से 11.5% के मार्जिन हमारे मेंटेन रहेंगे। नियर फ्यूचर में मार्जिन एक्सपेंशन पे इनका फोकस नहीं है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि हमारा टारगेट है मार्केट पेनिट्रेशन करना, यानी कि मार्केट शेयर 5% से
8-10% तक हमको लेके जाना है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत हाई डबल डिजिट पे ग्रो कर रही है और अगले 5 साल के अंदर हमको टॉप प्लेयर के अंदर आना है। मतलब ऑलरेडी टॉप 2-3 के अंदर आते हैं ये, लेकिन मार्केट शेयर और बढ़ाना है कंपनी को। तो अभी मार्जिन एक्सपेंशन पे फोकस नहीं है, ग्रोथ पे कोर फोकस है कंपनी का। देन क्लाइंट में इनका जो 95-98% रेवेन्यू है वो प्राइवेट कस्टमर से ही आता है, मतलब प्राइवेट प्लेयर से ही आता है, गवर्नमेंट से इतना डीलिंग नहीं है। इनडायरेक्टली कुछ ये प्राइवेट प्लेयर्स को जरूर सप्लाई करते हैं, उनके लिए मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं जो आगे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। जैसे आप देखोगे L&T हो गया, NCC हो गया, सो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में कंपनी काम करती है। पेमेंट को ये कैसे सिक्योर करते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो पेमेंट कई बार आपके स्टक हो जाते हैं। सो इनका कहना है कि जब भी कोई ऑर्डर हमको मिलता है ना, तो 10-20% पेमेंट हम एडवांस में ले लेते हैं। फिर उससे एडवांटेज ये होता है कि स्टील इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट होता है आपका, 60 से 70% जो खर्चा है आपका वो स्टील के अंदर जाता है। तो कंपनी कह रही है हम वो जो एडवांस में पेमेंट आता है उसको उसके लिए यूज कर लेते हैं। फिर जैसे आपका डिजाइन अप्रूव होता है ना क्लाइंट के एंड से, तो 10-20% पेमेंट वहां पे आ जाता है। और असेंबल करने से पहले, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमने कर लिया अपने प्लांट में, अभी असेंबली नहीं करी है, तब तक हमारे पास 2/3 उस प्रोजेक्ट का हमारा जो पैसा है वो आ जाता है, 60-65% आ जाता है। तो इस तरीके से ये मैनेज करते हैं, मतलब ओवरऑल इतना ज्यादा रिस्क होता नहीं है पेमेंट स्टक होने का वहां पे। कैपेसिटी जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी इनकी Q4 में आ जाएगी। सो कंपनी का कहना है Q3 में हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ऑपरेट करेंगे। कुछ डी बॉटलनेकिंग कंपनी कर रही है जहां से 5-7% एक्स्ट्रा कैपेसिटी ये वहां से जनरेट करेंगे। एंड अगर रिक्वायर्ड हुआ तो और जो इनके वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी कैपेसिटी को कंपनी यूज कर सकती है जॉब वर्क वगैरह करके। सो इनका कहना है कि Q3 का जो हमारा रेवेन्यू है ना वो ऑलमोस्ट Q2 के आसपास ही रहेगा या फिर Q2 से थोड़ा सा बेटर होगा, और बड़ा ग्रोथ हमको Q4 के अंदर देखने को मिलेगा। फिर ये जो आंध्र प्रदेश में इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला, तो कंपनी का कहना है ये वन ऑफ प्रोजेक्ट था, और इसको करने के 2 मेन पर्पज थे। पहला पर्पज था कि हमको इंडस्ट्री को ईपैक की कैपेबिलिटी दिखानी थी अपने क्लाइंट वगैरह को, कि ईपैक कितना एफिशिएंट है, कितना स्पीड एग्जीक्यूशन के साथ में काम करता है। दूसरा हमको पीईबी जो ये इंडस्ट्री है इसका एक वो वैल्यू एडिशन दिखाना था अपने क्लाइंट को कि कितनी ज्यादा वैल्यू एडिशन ये आपके लिए कर रहा है। तो ये इनका मेन पर्पस था। प्लस इसके साथ कंपनी कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमने 4 से 5 और इस तरीके के रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड टाइम में अपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने एक और चीज बोली है कि रिसेंटली ऐसे 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जहां पे हमने और हमारे कॉम्पिटिटर्स ने सेम टाइप की बिल्डिंग, सेम टाइप का डिजाइन, मतलब उसका साइज वगैरह सब कुछ सेम, और सेम टाइम पे हमने स्टार्ट किया, लेकिन हमने हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 2 से 3 मंथ्स पहले उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। तो मतलब वही बार बार मैनेजमेंट बता रहा है कि ये हमारा एक तरीके का मेन मोट है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, स्पीड प्लस एग्जीक्यूशन। ये भी क्वेश्चन इनको पूछा गया कि जैसे आपने ये जो कैपेबिलिटी बिल्ड करी है, तो कल को चल के कोई भी प्लेयर इसको रेप्लिकेट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। तो मैनेजमेंट ने बोला ये रिस्क बिल्कुल है, हर एक बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन हमने बहुत माइक्रो डिटेलिंग करी है, हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप जो है वो 2-2.5 साल लगा के हमने इसको बिल्ड किया है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि इसको हम मेंटेन कर पाएंगे, इस कैपेबिलिटी को, इस एडवांटेज को हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। बट ऑफकोर्स वो हमको ट्रैक करना होगा। बाकी ओवरऑल इनका वर्किंग कैपिटल का गाइडेंस हमने डिस्कस कर लिया कि अभी थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन नॉर्मलाइज गाइडेंस है इनका 33-35 डेज के आसपास। इन्वेंट्री को के रिस्क को ये कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज कमोडिटी इज यूज हो रही है आपकी। तो कंपनी कह रही है कि एक तो हमारा एक्सपोजर बहुत कम होता है, इनिशियल 2-3 मंथ्स का ही होता है, बिकॉज उसी में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाकी का जो 2-3 महीना है वो तो हमारा असेंबली का काम होता है। तो कंपनी कह रही है उसमें हम 3 तरीके यूज करते हैं। पहला तो इन्वेंट्री हमारे पास हमेशा 35 से 40 डेज का होता है। दूसरा कंपनी कह रही है कि जब हम ये जो स्टील वेंडर होते हैं हमारे, उनसे हम 8 to 10 वीक्स के बेसिस पे वो ऑर्डर परचेज करते हैं, मतलब हमारा जो प्राइस है स्टील का वो लॉक हो जाता है, सेम प्राइस पे हम परचेज करते हैं उनसे। तीसरा कंपनी एक नेचुरल हेजिंग करती है, मतलब वीकली बेसिस पे ना ये अपने क्लाइंट से ऑर्डर बुकिंग करते हैं। तो इन केस अगर किसी वीक में स्टील के प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो कंपनी जो फ्रेश ऑर्डर बुक कर रही है वो न्यू रेट के ऊपर करती है। तो इस तरीके से कंपनी अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस को मैनेज करके चलती है। एंड इसलिए मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने वही दिया है, 10.5 से 11.5% के बीच में। नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स के लिए ये काफी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। इनका कहना है ऑर्डर बुक हमारा कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, फ्रेश इंक्वायरीज आ रही है। सो ओवरऑल हम कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट अगला 18 से 24 मंथ जो है वो बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। देन कैपेसिटी हमने डिस्कस किया, साउथ से सबसे ज्यादा इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। पैकेजिंग वाला बिजनेस कंपनी खुद कह रही है कि इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, और एलजी पे डिपेंडेंसी बहुत है। एलजी 50-60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो जैसे जैसे एलजी ग्रो करेगा उसी के अकॉर्डिंग इनका भी ग्रोथ रहने वाला है इस बिजनेस में। देन अभी कंपनी फोकस कर रही है बिग टिकट साइज ऑर्डर्स के ऊपर, बिकॉज इनका कहना है कि जब बड़े टिकट साइज के ऑर्डर मिलते हैं ना, तो एक तो आपको बड़े क्लाइंट के साथ में काम
करने का मौका मिलता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, वहां से आप और बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो। दूसरा, आपका कॉस्ट मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव हो जाता है, मतलब रॉ मटेरियल की प्रोक्योरिंग करना, एम्प्लॉय मैनेज करना, पूरे प्रोजेक्ट को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, सेम कॉस्ट के अंदर आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हो, तो मार्जिन भी अच्छे बनते हैं एंड आपको इंडस्ट्री में एक्सपोजर भी मिलता है बड़े क्लाइंट के साथ में काम करने पे, तो उस पर इनका अभी फोकस है नियर टर्म में। फर्स्ट हाफ जो गया आपका ये 6 मंथ्स, इसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं था ये, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में आपका इंडिया पाकिस्तान का टेंशन था, सेकंड क्वार्टर में हमको टैरिफ वॉर देखने को मिला, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री 10 to 12% से ग्रो कर रही है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि जो सेकंड हाफ है और उसके ऊपर से आपका ये एक्सटेंडेड मॉनसून भी था, तो कंपनी कह रही है सेकंड हाफ जो है उसमें बहुत अच्छा ऑर्डर की एक्टिविटी रहने का एक्सपेक्टेशन है, तो मतलब ग्रोथ मोमेंटम ये अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में मेनली इनको ग्रोथ आया है एफएमसीजी कंपनी से, ऑटोमोबाइल कंपनी से। एफएमसीजी में जो रिलायंस का वो जो कैंपा कोला के जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं उससे काफ़ी अच्छे इनको ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये ओवरऑल इनका कमेंट्री है। बाकी मार्जिन तो हमने डिस्कस कर लिया इनका। हाँ हाँ, एक और पॉइंट है इनका, इन्होंने डेट भी रीपे किया है, 70 करोड़ के आसपास डेट रीपेमेंट किया है कंपनी ने। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि पूरे FY26 में जो हमारा पैट मार्जिन है ना वो 0.3 से 0.4% और इंप्रूव हो सकता है, मतलब अर्निंग ग्रोथ और बेटर रह सकती है कंपनी की। सो ओवरऑल तो यही है, मतलब परफॉर्मेंस हमने देखा काफी अच्छी परफॉर्मेंस है एंड आगे का आउटलुक भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है बिजनेस का। इनफैक्ट पूरे हर एक इस इंडस्ट्री के हर एक प्लेयर को आप देखोगे ना, चाहे पेन्नार इंडस्ट्री हो, इंटरआर्क बिल्डिंग हो, सबकी कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग है। सारे बिजनेसेस जो है एटलीस्ट अगले 2-3 साल के लिए बहुत हाई डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। एक और कंपनी आई है MNB इंजीनियरिंग करके, आई थिंक लास्ट क्वार्टर उसकी लिस्टिंग हुई है, उन्होंने भी 60-65% का ग्रोथ रिपोर्ट करा था Q1 के अंदर। तो मतलब ग्रोथ मोमेंटम पूरी इंडस्ट्री में बहुत सॉलिड चल रहा है एंड ईपैक जैसा इनका गाइडेंस है कि 1600 करोड़ तक ये कर सकते हैं, तो 30-35-40% का ग्रोथ इस साल का बनता है। प्लस मैनेजमेंट ने बोला था कि 30 से 35% का ग्रोथ हम मेंटेन रख सकते हैं अगले 2-3 साल के अंदर। तो मतलब इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 2x का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको आउट परफॉर्म कर रही है कंपनी। रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग है इनके, और आई मीन अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो जैसे हमने देखा रेवेन्यू तो 1600 करोड़ का बनता है, मार्जिन कंपनी अगर 11% का भी बनाती है फर्स्ट हाफ में, जबकि 11.5% है, तो कंजर्वेटिवली 11% का मार्जिन ये बना सकते हैं पूरे साल में, तो आपका इबिट्टा हो जाता है 176 करोड़ का। तो पैट कंपनी बहुत आराम से 100 करोड़ के आसपास कर सकती है। सो फॉरवर्ड पी आप देखने जाओगे ना तो 27 का बनता है स्टॉक का, एंड पैक रेशियो आपका आता है 0.3-0.4 के आसपास, तो पी रेटिंग का चांस तो बनता है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।